नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कटात, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। आज अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र चल रहा था, उसमें अपने दो पार्ट पहले आ चुके हैं। पहला पार्ट बनास नदी और दूसरा पार्ट लूनी नदी। आज जो तीसरा पार्ट है वो तीसरा पार्ट अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के अंदर ही अपना जो है वो है। आज जो अपनी नदी रहेगी वो नदी है माही नदी। माही नदी महत्वपूर्ण नदी है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस नदी को पूरा पढ़ें। तो आज जो अपना टॉपिक है राजस्थान का अफवाह तंत्र में, अफवाह तंत्र में जो नदी है वो नदी अपनी रहेगी माही नदी। माही नदी पहले अपन ने लूनी पढ़ी, लूनी के बाद में माही। जिस प्रकार से लूनी नदी अरब सागर की ओर जा रहे थे उसी प्रकार से माही नदी भी अरब सागर की ओर जाती है। तो माही नदी का सबसे पहले अपन उद्गम की बात करें। माही नदी का उद्गम स्थान अमरोह की पहाड़ियाँ। माही नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है अमरोह की पहाड़ियाँ, और ये अमरोह की पहाड़ियाँ जो आती है एमपी के धार जिले में स्थित सरदार शहर, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित सरदार शहर। इस सरदार शहर के पास जो पहाड़ियाँ है वो पहाड़ियाँ कौन सी है? अमरोह की पहाड़ियाँ। इन अमरोह की पहाड़ियों से जो जलधारा निकलकर इन पहाड़ियों के पास में एक झील स्थित है, वो झील है महद झील। जो झील है वो झील कौन सी है? महद झील। अर्थात माही नदी का जो उद्गम होता है वो अमरोह की पहाड़ियाँ महद झील। या राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश और ज़िला पूछे तो धार जिले के सरदार शहर के पास में स्थित अमरोह की पहाड़ियाँ महद झील से माही नदी का उद्गम होता है। फिर ये माही नदी इस महद झील से एमपी में चलती, उसके बाद में थोड़ी ऊपर आती और ये राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो इस माही नदी का राजस्थान में प्रवेश, और ये प्रवेश राजस्थान में, तो राजस्थान में इस नदी का जो प्रवेश होता है वो प्रवेश होता है खादू गांव। माही नदी का राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश होता है खादू गांव, बांसवाड़ा। अगर जिला आपसे पूछे तो जिला हो जाएगा बांसवाड़ा, और तहसील है कुशलगढ़। बांसवाड़ा, खादू गांव के अंदर ये माही नदी राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। फिर ये राजस्थान में इस प्रकार से बहती और थोड़ी आगे आने के बाद में इस नदी के ऊपर एक बड़ा बांध बनाया गया। माही नदी के ऊपर एक बड़ा बांध है और उस बांध का जो नाम है वो नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध किस जिले के अंतर्गत है? तो ये बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंतर्गत अगर गांव पूछे तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में इस नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया वो बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। देखिए, माही बजाज सागर बांध से जो विशेषता बनती है वो विशेषता ये बनती है कि ये बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। तो आप इस बांध के बारे में एक बात और ध्यान रखिए कि माही बजाज जो सागर बांध है ये राज्य का, यानी राज्य का, राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध है, वो लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। अब बात आप ये याद रखिए
कि अगर राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है, तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड जो बांध है, ये बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ ये बांध है। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है, महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंतर्गत बन रखा है। राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत ये बांध बना हुआ है। तो आप इनको ध्यान रखें। दूसरी बात, माही नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो खादू गांव बांसवाड़े से करती है। इसी प्रकार से राजस्थान में 3 प्रमुख नदियां, हालांकि छोटी नदियां और प्रवेश करती है, लेकिन 3 नदियां प्रमुख रूप से प्रवेश करती है, गग्गर, चंबल और माही। जो बड़ी नदियां हैं इनका प्रवेश स्थान आपको ध्यान रखना। माही नदी खादू गांव बांसवाड़े से प्रवेश कर रही है, तो चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और गग्गर नदी टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ तलवाड़ा गांव से राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो आप कम से कम 3 नदियों का प्रवेश स्थल याद रखें। फिर ये नदी आगे बांसवाड़ा में जाती है, और बांसवाड़ा में ही इस पर महात्मा गांधी जी के 5 पुत्र जमनालाल बजाज के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया था माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध के बाद ये नदी थोड़े आगे जाती है। माही बजाज सागर बांध के बाद ये नदी थोड़े आगे जाती, और इस नदी के ऊपर एक बांध और बनाया गया। बांसवाड़ा के अंदर ही इस नदी के ऊपर एक और बांध बनाया गया, और जो वो बांध है वो बांध आता है बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। और ये कागदी पिकअप बांध है, ये बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में ही है। तो माही नदी के ऊपर राजस्थान में 2 प्रमुख बांध बन रखे हैं, एक बांध कागदी पिकअप बांध, एक बांध माही बजाज सागर बांध। तो 2 बांधों का आप इसमें से ध्यान रखें। फिर इसके बाद इस बांध के बाद ये नदी आगे जाती है और राजस्थान के डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है, और डूंगरपुर में बहने के बाद में ये नदी गुजरात में जाती है, और गुजरात के ये पंचमहल जिले में प्रवेश करती है। पंचमहल, और पंचमहल का आता है गुजरात। पंचमहल गुजरात के अंतर्गत ये नदी प्रवेश करती है, और उसके बाद थोड़ी सी ये नदी आगे गई पंचमहल के बाद, और इस नदी के ऊपर एक बांध और बना दिया गया, और जो वो बांध बन रखा है उस बांध का नाम है कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात के सरदार रामसर शहर के अंतर्गत ये बांध बना हुआ है। गुजरात के रामसर शहर या रामसर गांव के अंतर्गत ये बांध बना रखा है। पंचमहल गुजरात के अंतर्गत माही नदी पर बना हुआ ये तीसरा बांध है कडाना बांध। इस कडाना बांध के बाद ये नदी आगे जाती है, और गुजरात में बहने के बाद में ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, और इसका जो अंत होता है वो अंत होता है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी, और ये खंबात की खाड़ी आती है अरब सागर। अरब सागर में जाकर ये नदी मिल जाती है खंबात की खाड़ी। जिस प्रकार से अपने लोनी पड़े लूनी नदी जो है वो जाती है कच्छ के रण के अंतर्गत जाती, और माही नदी जो खंबात की खाड़ी के अंतर्गत जाती, आप इनको ध्यान रखिए। इस प्रकार से ये नदी बहती है। अब बात करें कि माही नदी जो राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत बहती है, तो राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। एक तो आता है बांसवाड़ा और एक आता है डूंगरपुर। अगर राज्य की बात करें तो राज्य 3 राज्य MP, RJ यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात यानी 3 राज्यों के अंतर्गत ये बहती है। लेकिन कभी प्रश्न ये आ जाए सिंचाई परियोजना से संबंधित, तो सिंचाई परियोजना माही नदी सिंचाई परियोजना
केवल गुजरात और राजस्थान की ही संयुक्त परियोजना है, इसमें एमपी की हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन मही नदी 3 राज्यों में एमपी के अंतर्गत भी ये बहती है। तो राजस्थान के 2 जिलों के अंतर्गत ये नदी बहती है, आप इनको ध्यान रखें। दूसरी बात, अब बात करते हैं इस मही नदी के उपनाम। मही नदी के जो उपनाम है वो उपनाम कौन कौन से है? तो मही नदी के उपनाम में पहली तो जो बात है, ये अपना बांसवाड़ा हो जाता, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। इस प्रकार से दक्षिण में राजस्थान के जो जिले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। लेकिन मही नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। जिस प्रकार से मही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर यह नदी बहती है, या तो ये यूँ समझ लो सीमा बनाती है या इनकी सीमा पर बहती है। और इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो नाम है कांठल प्रदेश। इस क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो कांठल प्रदेश, अर्थात मही नदी का पहला जो उपनाम हो जाता है वो पहला उपनाम हो जाता है, इस नदी को कहते हैं कांठल की गंगा। कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मही नदी को कहा जाता है, पहला उपनाम। दूसरा, इनके उपनाम की अगर बात करें तो ये दिशा है वो दक्षिण है और ये नदी दक्षिण के अंदर बहती है। तो दक्षिण में बहने के कारण इस नदी का दूसरा उपनाम दे सकते हैं, या तो इसको कह दें दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, या फिर इसको कह सकते हैं दक्षिण की स्वर्ण रेखा। दक्षिण की स्वर्ण रेखा या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कहा जाता है मही नदी को कहा जाता है। तीसरा उपनाम है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो ये क्षेत्र है, इस प्रदेश का प्राचीन नाम है बागड़ प्रदेश। इसका जो प्राचीन नाम है बागड़ प्रदेश, अर्थात इसका जो तीसरा नाम आता है वो आता है, इसे कहते हैं बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मही नदी को ही कहा जाता है, क्योंकि ये बागड़ प्रदेश के अंतर्गत बहती है। अगला, इस नदी के उपनाम की बात करें तो राजस्थान में आदिवासियों का जो शहर है, राजस्थान में आदिवासियों का शहर है वो बांसवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक जो भील जनजाति है वो बांसवाड़ा ज़िले में निवास करती है, अर्थात आदिवासियों का जो शहर कहते हैं वो बांसवाड़ा को कहते हैं। और इस नदी से सिंचाई, विद्युत जो भी मिलती है वो आदिवासी क्षेत्र को या आदिवासी लोगों को ज़्यादा मिलती है। इस कारण इस नदी का अगला जो उपनाम आता है वो यह आता है, इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मही नदी को कहा जाता है, या फिर यह आ जाए कि आदिवासियों की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मही नदी को कहा जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मही नदी। अगला इसका उपनाम है, हालांकि वो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन बारहमासी नदी। राजस्थान की 2 ऐसी नदियां हैं, चंबल और मही। चंबल और मही ये दोनों नदियाँ 12 महीने यानी 12 महीने इसमें पानी बहता है, तो इस नदी को बारहमासी नदी के नाम से भी पुकारा जाता है या नित्यवाही नदी। चंबल को भी नित्यवाही या बारहमासी नदी कहते हैं और मही नदी को भी नित्यवाही या बारहमासी नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये तो थे इस नदी के प्रमुख उपनाम। अगली बात करें इस नदी का प्रवाह तंत्र। इस नदी का जो प्रवाह तंत्र है, ये प्रवाह तंत्र किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका प्रवाह तंत्र पुकारा जाता है 56 का मैदान, या 56 के मैदान में जो बहने वाली नदी है वो नदी कौन सी है? मही नदी। अब यहाँ पे 56 जो शब्द आया है, तो 56 से आपको ध्यान रखना है कि 56 की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है 56 की पहाड़ियाँ।
56 का मैदान कहाँ पे है? तो 56 का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में फैला हुआ ये मैदान है। फिर ये आ जाए 56 पहाड़, केवल एक पहाड़ है जिसका नाम है 56 पहाड़, और ये 56 पहाड़ राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो 56 पहाड़ उदयपुर, 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले के अंतर्गत आती है। तो आप इनको ध्यान रखें। तो इस नदी का जो पर्वतंत्र है वो पर्वतंत्र कहलाता है, 56 के मैदान के नाम से पुकारा जाता है। अब इस नदी के प्रमुख और जो प्रश्न है वो प्रश्न कौन से है? तो यहाँ आप देखें, पहला, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? इस नदी की जो कुल लंबाई अमरोह की पहाड़ियाँ महद झील से खंबात की खाड़ी अरब सागर तक इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नदी की कुल लंबाई है 576 किमी। नदी की कुल लंबाई बात की जाए तो कुल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है? 576। लेकिन ये नदी राजस्थान में कितनी बहती है? तो राजस्थान में इस नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है 171 किलोमीटर। राजस्थान में मही नदी की लंबाई 2 जिलों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो इसकी लंबाई है वो लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर, और कुल लंबाई इनकी 576 किलोमीटर है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में ये नदी इस प्रकार यानी दक्षिण में, राजस्थान के दक्षिण में इस प्रकार से ये बहती है, दक्षिण के अंतर्गत बहती है। तो राज्य के अंतर्गत कौन सी नदी है, यानी राज्य में ये नदी उल्टे यू के आकार में बहती है? बहुत एमपी प्रश्न है कि मही नदी राजस्थान में उल्टे यू के आकार में बहती है, वो नदी कौन सी है? मही नदी राजस्थान में उल्टे यू के आकार में बहती है। दूसरी बात करें कि राजस्थान में इस नदी का प्रवेश दक्षिण से हो रहा है और इसकी निकासी भी दक्षिण से हो रही है। तो ये मही नदी राज्य की एकमात्र नदी है जिनका प्रवेश दक्षिण से होता है और निकासी यानी राजस्थान से बाहर भी ये किस दिशा से निकलती है? दक्षिण दिशा से निकलती है। तो 2 प्रश्न इनके आ रहे हैं कि कौन सी नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से निकासी करती है? तो वो मही नदी, या कौन सी नदी राजस्थान में उल्टे यू के आकार में बहती है? तो नदी कौन सी है? मही नदी। तो आप इसको ये ध्यान रखें। अगला इस नदी का प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, उसमें अपना राजस्थान भी सम्मिलित है, राजस्थान में भी ये कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा को ये नदी 2 बार पार करती है। एक बार तो जब ये प्रवेश करती है उस समय ये पार करती है, फिर एक बार ये जाती है उस टाइम में भी ये नदी पार करती है। तो प्रश्न यह आ जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो 2 बार काटने वाली नदी है वो नदी कौन सी है? तो वो नदी आती है मही नदी। 2 बार काटने वाली नदी, तो आप इनको ध्यान रखें, ये नदी 2 बार काटती है। तो इस नदी के ये 4 प्रमुख प्रश्न हैं, इनको आप ध्यान रखें। ये उल्टे यू के आकार में प्रवेश और निकासी एक ही दिशा है, वो दक्षिण है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो नदी ही कौन सी है? मही नदी है। अब बात की जाए कि इस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें। इसके बाद अपन देखते हैं कि इनकी सहायक नदियाँ है वो कौन सी है। एक बार वापस इनके रिपीट किए जाए तो अमरोह की पहाड़ियों से इसका उद्गम हो रहा है, राजस्थान में प्रवेश खादू गांव, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ से ये प्रवेश करती है। इसके बाद में इस नदी पर मही बजाज सागर बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है,
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर स्थित है। इसके बाद भी इस नदी पर काकद्वीप एकहप बांध बन रखा है जो बांसवाड़ा में है। फिर ये डूंगरपुर में बहती है। डूंगरपुर में बहने के बाद में ये नदी गुजरात के पंचमहल ज़िले में प्रवेश करती है और वहाँ पर रामसर शहर के अंतर्गत इस पर कडाना बांध बनाया गया था। और इस कडाना बांध के बाद ये नदी आगे जाती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में उल्टे योग के आकार में बहती है। एकमात्र नदी जिसका प्रवेश दक्षिण से होता है और इसकी निकासी दक्षिण से होती है। कर्क रेखा को 2 बार ये नदी काटती है, यह आप इसमें ध्यान रखिए। अगला जो ये आता है कि अगला इसके बढ़े अपन प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। मही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। अब इस मही नदी की अगली बात करें अपन तो इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों का आप ध्यान रखें, अक्सर इनका प्रश्न आता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से मही की सहायक नहीं है, लूनी की सहायक नहीं है, बनास की सहायक नहीं है। तो हर नदी का अपन ने कोई ना कोई सूत्र बना रखा है। जिस प्रकार से अपन बनास पढ़े, बनास में उनकी सहायक का कोड था, लूनी की पढ़े तो लूनी की भी सहायक नदियों में उनका कोड था। उसी प्रकार से मही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उन सहायक नदियों का भी जो सूत्र है वो सूत्र यह है ए सोजा मा चालाई अभी। इनका जो सूत्र आता है वो सूत्र है ए सोजा मा चालाई अभी, ए सोजा मा चालाई अभी। तो इनमें आपको ध्यान रखिए कि कौन कौन सी नदियां हैं। तो ए से जो नदी है वो नदी आती है एराव नदी। सो से जो नदी आती है वो नदी कौन सी आती है, सोम नदी। जा से जो नदी आती है वो नदी आती है जाखम नदी। और मा से जो नदी आती है वो नदी है मोरेन नदी। चा से चाप नदी आती है। ला से लाखर नदी आती है। ई से ईरू नदी आती है। ए से अनास और बी से भादर नदी। ये जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो सहायक नदियाँ किसकी है, मही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आप इनको ध्यान रखिए, 1-2 बार आप रिपीट करोगे इनको तो ये कोड याद हो जाएगा। ए सोजा मा चालाई अभी, एराव, सोम, जाखम, मोरेन, लाकर, चाप, अनास, ईरू और भादर। इनमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ तो है कि एक नदी है इज और एक नदी है ईरू। इज और ईरू, इज नदी ये नदी चंबल की सहायक है। इज नदी का पानी चंबल में जाता है और ईरू नदी का पानी किस में जाता है, मही नदी के अंतर्गत जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है, एक नदी है मोरेल नदी और एक है मोरेन नदी। ले और ने का इसमें फर्क है। तो मोरेन नदी है, ये मोरेन नदी मही की सहायक है और मोरेल नदी बनास की सहायक है। जो पहले वाले वीडियो में अपन बनास पढ़े उसमें मोरेल नदी पढ़ी जिसका उद्गम चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से जयपुर से हो रहा था। खंडार सवाई माधोपुर में ये बनास के अंतर्गत आके मिल रहे थे। और इस मोरेल की जो सहायक नदी वो कौन सी थी, डुंड नदी। जिनका एग्जाम में सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत वाले पेपर में ये संस्कृत विभाग की सेकंड ग्रेड निकली, उसके एसएस के अंतर्गत फर्स्ट पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि डुंड नदी किसकी सहायक नदी है। हालांकि वहाँ बनास की सहायक पड़े क्योंकि मोरेल नदी ही अपना पानी, डुंड नदी मोरेल में अपना पानी ले जाती और मोरेल नदी अपना पानी बनास के अंदर ले जाती है। तो मोरेन अलग है और मोरेल अलग है, ये आप इसके अंतर्गत ध्यान रखिए। बाकी इन नदियों को देखें। अब देखते हैं अपन आगे।
सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं सोम नदी। सबसे पहले मही नदी की जो सहायक नदी है वो सहायक नदी कौन सी है? सोम नदी। तो सोम नदी की अगर अपन बात करें तो सोम नदी का उद्गम, तो सोम नदी का उद्गम खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा जो आता है ये कहाँ पे आता है? उदयपुर में आता है। इस खेरवाड़ा के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ है वो पहाड़ियाँ आती है बिच्छा मेड़ा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ, और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत यानी खेरवाड़ा में ही एक प्रसिद्ध जो मंदिर बन रखा है वो मंदिर बन रखा है ऋषभ देव यानी केसरिया नाथ जी का जो मंदिर है, ये मंदिर कहाँ पे आता है? खेरवाड़ा उदयपुर के अंतर्गत आता है। और ऋषभ देव जी के जो मेला लगता है, इस मेले का जो प्रसिद्ध उपनाम है वो उपनाम कौन सा है? हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? तो उदयपुर में लगता है। ऋषभ देव जी का जो मेला लगता है, क्योंकि इस मेले में जैन समाज के लोग भी सम्मिलित होते हैं और हिंदू समाज के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव जी का है। ये मंदिर खेरवाड़ा उदयपुर में बन रखा है, अर्थात बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ से सोम नदी का उद्गम होता है। तो उद्गम स्थल पूछा जाए तो ये आपको ध्यान रखें। अब ये नदी यहाँ से निकलती है और थोड़ी सी ये नदी आगे जाती है उदयपुर ज़िले में, और उदयपुर ज़िले में इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया और वो बांध है कागदर बांध। कागदर जो बांध है, ये कागदर बांध राजस्थान के किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो कागदर बांध राजस्थान के उदयपुर ज़िले में आता है। कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा ज़िले में आता है, और कागदर बांध राजस्थान के किस ज़िले में आता है? तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये आप इनको ध्यान रखें। या यह आ जाए कि कागदर सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस ज़िले से संबंधित है? तो कागदर सिंचाई परियोजना राजस्थान के ये उदयपुर ज़िले से संबंधित है। अब बात करें, इस नदी थोड़ी आगे जाती है और ये नदी डूंगरपुर ज़िले में प्रवेश करती है। तो यानी यहाँ ये लिख दो आप डूंगरपुर, डूंगरपुर ज़िले के अंतर्गत ये प्रवेश करती है। और डूंगरपुर में बहने के बाद डूंगरपुर ज़िले में ही इस नदी के किनारे, डूंगरपुर में ही इस नदी के किनारे प्रसिद्ध जो मंदिर बन रखा है वो मंदिर बन रखा है देव सोमनाथ। देव सोमनाथ का मंदिर, देव सोमनाथ का जो मंदिर है ये मंदिर किस ज़िले में आता है? तो ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। डूंगरपुर जिला याद रखिए। हालांकि भारत में जो प्रसिद्ध देव सोमनाथ का जो मंदिर है ये मंदिर गुजरात में आता है, लेकिन राजस्थान में भी इनका एक मंदिर बन रखा है और वो मंदिर डूंगरपुर ज़िले में सोम नदी के किनारे ये बन रखा है। और इस मंदिर के बारे में यह भी कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण भूत प्रेतों ने कराया था रातों रात। तो ये देव सोमनाथ का जो मंदिर है ये सोम नदी के किनारे है और किस ज़िले के अंतर्गत है? तो ये डूंगरपुर ज़िले के अंतर्गत ये आता है। अब इसके बाद में नदी आगे जाती है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में ही इस नदी के ऊपर एक और बांध बनाया गया। और ये बांध अति आईएमपी बांध है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और वो बांध कौन सा है? तो बांध आता है सोम कमला अंबा बांध। बांध आता है सोम कमला अंबा बांध।
और सोम कमला अंबा बांध है, ये बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर के अंतर्गत ये बांध बन रखा है। कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, RS प्री में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सोम कमला अंबा परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो डूंगरपुर जिले से संबंधित है। किस नदी से संबंधित है? तो ये सोम नदी से संबंधित है, जो डूंगरपुर जिले में ये बना हुआ बांध है। अब बात करते हैं इस बांध के बाद में नदी आगे जाती है और ये माई के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। ये जो मिलने का स्थान है वो बाद में देखते हैं, पहले इनकी एक नदी और देखते हैं। नदी कौन सी है? जाखम नदी। तो पढ़ने अपन को जाखम नदी। जाखम नदी का जो उद्गम, ये थी अपनी सोम नदी और ये हो गई अपनी जाखम नदी। इस जाखम नदी का जो उद्गम होता है, ये उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ। और ये भंवर माता की पहाड़ियाँ ये आती है छोटी सादड़ी, और छोटी सादड़ी कहाँ आती है? तो ये प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी जो स्थान है, ये छोटी सादड़ी स्थान कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। पहले ये छोटी सादड़ी उदयपुर में था। जब 2008 में राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना, उस समय उदयपुर से तोड़कर इसको प्रतापगढ़ में सम्मिलित किया। तो यहाँ से यानी भंवर माता की पहाड़ियाँ या भंवर की पहाड़ियाँ, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से इस नदी का उद्गम होता है। और वह नदी कौन सी नदी का होता है? जाखम नदी। ध्यान रखिए, बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ियों से हो रहा था, लेकिन प्रश्न ये आ जाए कि बनास नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है? तो वो होता है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से। उसी प्रकार से अगर जाखम नदी का प्रश्न ये आ जाए कि इस नदी का उद्गम किस अभ्यारण्य से होता है, तो वो अभ्यारण्य कौन सा रह जाएगा? वो अभ्यारण्य है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राज्य के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में ये फैला हुआ अभ्यारण्य है। एक ही जिला पूछे तो ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत है, और इस अभ्यारण्य का विस्तार चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी है। इस अभ्यारण्य से जाखम नदी का उद्गम होता है। फिर ये जाखम नदी यहाँ से निकलकर थोड़ी आगे जाती और इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया, और वो बांध आता है जिस बांध का नाम है जाखम बांध। और जाखम बांध राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत है? तो ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत ही है। प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत ही जो बांध बन रखा है वो बांध कौन सा है? जाखम बांध। इस जाखम बांध से एक और विशेषता है, वो विशेषता है ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध, यानी समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित बांध है, वो स्थित बांध कौन सा है? जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई बताई जाती है 81 मीटर। समुद्र तल से 81 मीटर जो ऊंचा बांध है, वो ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध मही बजाज सागर बांध था। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, वो ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। अगर ये तुलना आपसे भारत में पूछ ले कि भारत में या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये बना हुआ बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, जो जाखम नदी के ऊपर ये बना हुआ बांध है। या फिर प्रश्न आ जाए कि जाखम बांध किस अभ्यारण्य में है, तो ये आता है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ये स्थित बांध है। अब इस नदी बांध के बाद आगे निकलती है और ये नदी जाकर सोम नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। अब सोम नदी में यहाँ पे नौरावल गांव है, यानी डूंगरपुर के अंतर्गत है। यहाँ पर ये जाकर सोम नदी के अंतर्गत जाकर मिलती है, लेकिन
इस मही नदी से थोड़ी पहले जाके मिलती है, इसलिए ये स्थान हो जाता है त्रिवेणी संगम। यानी 3 नदियां मिल जाती है, मही, सोम, जाखम। वैसे जाखम नदी पहले सोम में मिलती है और सोम इसका पानी महिम के अंदर ले जाती है, लेकिन बिल्कुल पास से ही है, इस कारण इसे त्रिवेणी संगम के नाम से पुकारा गया। और ये जो त्रिवेणी संगम है, ये त्रिवेणी संगम है कहाँ पे है? तो देखिए, सबसे पहले इसकी बात करें कि गांव, क्योंकि पटवारी प्री और कांस्टेबल में यहाँ का गांव पूछा गया था, और वो गांव कौन सा है? नवाटा पूरा गांव। धाम पूछे तो बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर गांव कौन सा है? नवाटापुरा। और तहसील अगर आपसे पूछे तो तहसील कौन सी हो जाती है? आसपुर तहसील। तहसील आसपुर है। और ज़िला पूछे तो यहाँ पे जो ज़िला होता है वो ज़िला कौन सा है? डूंगरपुर। ज़िला डूंगरपुर, तहसील आसपुर, गांव कौन सा है? नवाटापुरा। बेणेश्वर धाम के अंतर्गत सोम, मही, जाखम नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। तो प्रमुख त्रिवेणी संगम राजस्थान के अंतर्गत 4 त्रिवेणी संगम प्रमुख है, और चारों त्रिवेणी संगम के 3 त्रिवेणी संगम की अपन बात की थी, बनास नदी पड़ी थी, और एक त्रिवेणी संगम अपना मही नदी पर है, वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। बनास नदी का अपन रिपीट करें तो पहला था त्रिवेणी संगम बिगोद, और बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत जो नदियाँ आ रही थी वो थी बनास और बेड़च और मैनाल। बिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च और मैनाल नदियाँ बना रही थी त्रिवेणी संगम। उसी प्रकार से अगला त्रिवेणी संगम जो रामेश्वर धाम, रामेश्वर में चंबल, सीप और बनास। रामेश्वर में चंबल, सीप और बनास नदियाँ त्रिवेणी संगम बना रही थी। उसके बाद बनास नदी पर तीसरा त्रिवेणी संगम पड़ा था राजमहल टॉक। राजमहल टॉक के अंतर्गत खारी, डई और बनास, खारी, डई और बनास नदियाँ त्रिवेणी संगम बना रही थी, वो राजमहल टॉक के अंतर्गत बना रही थी। और चौथा त्रिवेणी संगम था देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया के अंतर्गत, जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरिया है। और ये स्थान किस स्थान पर है? तो टॉक डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बन रहा था वो बन रहा था बांडी, मानसी और बनास। बांडी, मानसी और बनास। और एक त्रिवेणी संगम अपना हो गया बेणेश्वर धाम, सोम, मही, जाखम नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। इस प्रकार से राजस्थान में ये 5 त्रिवेणी संगम है। इन 5 त्रिवेणी संगम को आपको याद रखना, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा एमपी है, बेणेश्वर धाम, बिगोद भीलवाड़ा और रामेश्वर धाम। ये 3 त्रिवेणी संगम अत्य एमपी जो एग्जाम पूछे गए हुए हैं। और 4 त्रिवेणी संगम देवधाम जोधपुरिया को छोड़ के राजमहल टॉक वाला ये पटवारी प्री में पूछा गया है। एक तरफ स्थान दिए, एक तरफ नदियाँ थी जिनको सम्मिलित करना था। तो ये प्रमुख त्रिवेणी संगम आपको ध्यान रखना है। अब बात करें यहाँ पे कि बेणेश्वर से और क्या प्रश्न बनते हैं। तो इस बेणेश्वर पे जहाँ 3 नदियाँ संगम बना रही है, यहाँ पे एक मंदिर है और वो है शिवलिंग। शिवलिंग जी का यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था डूंगरपुर के शासक महारावल आस्करण ने। डूंगरपुर के शासक महारावल आस्करण ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जबकि इस खंडित शिवलिंग की मूर्ति जो स्थापित की थी वो की थी संत मावजी ने। मूर्ति जो स्थापित की थी वो स्थापित किसने की थी? संत मावजी ने इसकी मूर्ति स्थापित की, लेकिन मंदिर का निर्माण करवाया था
महारावल आस्कर ने कराया था। लेकिन ये ध्यान रखें, इस शिवलिंग की जो पूजा होती है वो पूजा होती है खंडित रूप में। इसकी जो पूजा होती है वो पूजा होती है खंडित रूप में, अर्थात इस शिवलिंग जी को भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग बताया गया है। या राजस्थान के एकमात्र खंडित शिवलिंग कहाँ पे है, तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। राजस्थान में एक देवी भी है जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है, और वो देवी है शीतला माता। चाकसू जयपुर के अंतर्गत जो मंदिर बन रखा है वह उसकी पूजा खंडित रूप में होती है। तो एकमात्र खंडित शिवलिंग है वो कौन सा है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत है, यह आपको ध्यान रखें। अगली बात इसकी यहाँ करें तो यहाँ पे लगता है मेला, और वो मेला कब लगता है, तो ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा, हिंदी कैलेंडर का 11वां महीना, हिंदी कैलेंडर का जो 11वां महीना है माघ पूर्णिमा, इस माघ महीने का आखिरी दिन यानी पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मेला लगता है। और ये माघ पूर्णिमा किस महीने में आती है, तो ये ध्यान रखिए फरवरी महीना भी आपको ध्यान रखना। फरवरी में बेणेश्वर मेला लगता है। राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में से बेणेश्वर मेला अपना स्थान रखता है, क्योंकि पुष्कर मेले के प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुष्कर मेला कब लगता है। सब ध्यान रखते हैं कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन इसका महीना इंग्लिश कैलेंडर से दिया तो पुष्कर मेला नवंबर महीने में लगता है, और बेणेश्वर मेला जो लगता है वो फरवरी माह यानी माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। और इस मेले को ही कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है, वो कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो कहा जाता है बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जहाँ पे 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये थी माही नदी की प्रमुख जो सहायक नदियाँ, जिसमें 2 सोम नदी और एक कौन सी हो गई थी, जाखम नदी। अब बात करते हैं आगे इनकी और जो नदियाँ हैं वो नदियाँ कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए आप अगली इसकी सहायक नदी की बात करें तो अनास नदी रहेगी अपनी अनास। इस अनास नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम होता आम्बेर क्षेत्र एमपी यानी मध्य प्रदेश। अनास का आम्बेर क्षेत्र है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और राजस्थान के अंतर्गत ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। मल्लेड़ी खेड़ा नामक स्थान है और ये बांसवाड़ा में आता है, और यहाँ पर ये नदी क्या करती है, प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में बहने के बाद ये नदी डूंगरपुर में जाती है, और डूंगरपुर में जाकर ये नदी किस में मिल जाती है, माही नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। नदी कौन सी हो गई, अनास नदी। अब ये इसका मिलने का स्थान है, वो मिलने का स्थान है गलियाकोट। और गलियाकोट जो स्थान है, ये स्थान कहाँ पे आता है, तो डूंगरपुर के अंतर्गत आता है गलियाकोट। और गलियाकोट से प्रसिद्ध जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि गलियाकोट के अंतर्गत बोहरा संप्रदाय या बोहरा समाज की प्रधान पीठ या मुख्य जो पीठ है वो कहाँ पे है, तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत है। या बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ किस नदी के किनारे है, तो वो माही नदी के किनारे है। गलियाकोट डूंगरपुर बोहरा संप्रदाय का यहाँ पे उर्स लगता है, अर्थात यहाँ पे जो दरगाह है गलियाकोट के अंतर्गत है, और वो दरगाह है शहीद फखरुद्दीन की मज़ार या दरगाह। शहीद फखरुद्दीन की मज़ार या दरगाह
जो गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत ये बनी है। और यहाँ पे बोहरा समाज का उर्स लगता है। और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी जारियन किस उर्स के अंतर्गत आते हैं? तो बोहरा संप्रदाय के उर्स, यानी गलियाकोट डूंगरपुर में जो उर्स लगता है जिसमें सर्वाधिक विदेशी जारियन आते हैं। तो ये प्रश्न याद रखना है, अति एमपी है कि गलियाकोट किस नदी के किनारे है? मही नदी के किनारे है। गलियाकोट में क्या है? बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ या बोहरा समाज की मुख्य पीठ। एक प्रश्न आपको ये भी याद रखना है कि बोहरा संप्रदाय की छत्री कहाँ पे है? तो बोहरा संप्रदाय की जो छत्री है वो केला देवी का मंदिर त्रिकुट करौली में बन रखा है। उस मंदिर के पास में एक छत्री है जिसे कहते हैं बोहरा की छत्री। तो बोहरा संप्रदाय की छत्री करौली में है और बोहरा संप्रदाय की मुख्य पीठ है, वो मुख्य पीठ गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो ये अनास नदी को आपको ध्यान रखें। अगली बात करें अपन चाप नदी की बात करें, तो चाप नदी का जो उद्गम होता है, चाप नदी, और इसका उद्गम होता है कालिंजरा की पहाड़ियाँ। और ये कालिंजरा की जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ कहाँ आती है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत आती है कालिंजरा की पहाड़ियाँ। और यहाँ से ये नदी गलियाकोट डूंगरपुर में ही ये नदी किस में जाकर मिल जाती है? तो मही नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाती है, गलियाकोट डूंगरपुर में जाकर ये मिल जाती है। अब बात करें अपन अगले कि एराव नदी का जो उद्गम होता है ये होता है सेमलिया गांव। और सेमलिया गांव की जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ पड़ती है प्रतापगढ़ के अंदर। और ये नदी इस प्रकार से माही के अंदर जाकर मिल जाती है। मोरैन नदी का उद्गम डूंगरपुर से होता है और ये नदी मोरैन नदी डूंगरपुर में ही ये आकर माही नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। ईरू नदी का उद्गम प्रतापगढ़ से होता है और ये नदी बांसवाड़ा ज़िले में आकर इस माही के अंतर्गत आकर मिल जाती है। तो ये थी अपनी प्रमुख सहायक नदियाँ माही की। बाकी नदियों की विशेषता नहीं बनती है। आपको सोम और जाखम नदियाँ विशेष है, इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस पर परियोजना भी स्थित है, यानी बांध भी बने हुए हैं। ये नदियाँ केवल आपको याद रखना है कि ये नदियाँ माही की सहायक है, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से ही बनकर आता है कि निम्न में से कौन सी माही की सहायक नहीं है। उस टाइम में 2-3 प्रसिद्ध नदियाँ सोम माही जाखम के ऑप्शन देते हैं और 1-2 जो छोटे ऑप्शन दे देते हैं, तब दिक्कत आती है। तो आप इस सूत्र के हिसाब से याद रख सकते हैं। ए सोजा माँ चा लई एराव सोम जाखम मोरैन चाप लाकर अनास भादर और ईरू, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो माही नदी की सहायक है। तो ये अपनी माही नदी पूरी कंप्लीट हो गई। आपको कैसे लगी? आगे से आगे अपने दोस्तों को इनको शेयर करें ताकि सभी को इनको फ़ायदा पहुंचा सके। अगले वीडियो में अपन अगली नदी लेके आएंगे, वो राजस्थान की प्रमुख नदी है चंबल नदी। फिर उसके बाद में अपन साबरमती पश्चिम बनास पढ़ने के बाद में एक पढ़ेंगे अपन आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ। धन्यवाद।